हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू ऑन टैक्सेशन। टैक्सेशन पे पहले भी मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं टैक्सेशन के लिए, आपको टैक्सेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप वो मेरी जो पुराने लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखना प्लेलिस्ट में जा कर के। जेकेएसएसबी अकाउंटेंसी का जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि वो पहले आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि उसका लेवल जो था मैंने बिल्कुल बेसिक्स से रखा था मॉडरेट तक। पर अब जो आपका लेवल रहेगा इस सेशन का, वो रहेगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें पता है आजकल जेकेएसएसबी फेवरेट हो रहे हैं। उस पर बेस्ड मैंने ये सेट आपको तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। 20 MCQs का सेशन हमारा ये टोटल रहेगा। ऑलराइट, फॉर एनी नोट्स यू कैन प्लीज़ गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द notes after the class is uploaded to the Facebook page. Also I share the link daily on the community post also. आप ये जो YouTube का community post वाला सेक्शन है, वहाँ पर भी आप जाकर कर लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अपडेट कर देती हूँ डेली वीडियो अपलोड करने के बाद। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को हम ज़रा पढ़ते हैं वन बाय वन करके। स्टेटमेंट 1 हमें क्या बोल रही है? डायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़। ठीक है, अब आप ये देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली इनकम या वेल्थ पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता। पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट हमें बोल रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरीज फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड आर पेड टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही बोल रही है, सही है बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कंज्यूमर जो है वो शॉपकीपर को टैक्स देता है और शॉपकीपर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। जीएसटी का फ्लो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखो, कंज्यूमर ने मान लो कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो है 100 प्लस 18 रुपये का जीएसटी। तो कंज्यूमर ने कितना पेमेंट किया? 118 रुपये पे किए। अब जो सेलर है वो ये जो 18 रुपये है वो किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। इसलिए सेलर जो है वो इंटरमीडियरी बन जाता है इस केस में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में हमें बोल रहे हैं द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मेन प्रिंसिपल होता है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर होता है। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 10 लाख है और उसको इनकम टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता, तो जिस पे बर्डन वो है तो उसी को ही वो पे करना पड़ता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज करेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स यूजुअली प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 118 रुपये का हमने सामान खरीदा, हमें पता भी नहीं होता है कि हम टैक्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यही जीएसटी का फ़ायदा है कि कंज्यूमर को अलग से टैक्स का फीलिंग ही नहीं आता है, वो प्राइस का पार्ट बन जाता है और सरकार को अलग से टैक्स नहीं मांगना पड़ता है। वैसे ही पागल बन जाती है जनता, पता ही नहीं चलता है उनको कि वो टैक्स पे भी कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ थर्ड ही स्टेटमेंट हमारी गलत है, बाकी की 3 स्टेटमेंट हमारी सही है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 2, इसमें हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो सबसे पहले ना हम कोर कंसेप्ट को समझते हैं। टैक्सेशन में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक हमारे पास क्या है? एक है हमारे पास टैक्स इवेजन और दूसरा टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स इलीगली बचाना। यहाँ टैक्स पेयर लॉ को ब्रेक करता है, जैसे अपनी इनकम छुपा ली, फेक बिल बना लिए या अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लिया, और इसका रिजल्ट क्या होता है? क्राइम, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, है ना। और टैक्स अवॉइडेंस है कि टैक्स को लीगल मेथड से कम करना। यहाँ टैक्स पेयर लॉ के लूप होल्स का यूज़ करता है पर लॉ को ब्रेक नहीं करता है। कैसे? जैसे आपने कोई टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया, अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C, जैसे कि पीपीएफ या एलआईसी, इन जगह पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन स्कीम्स में आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके टैक्स जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट खुद डिडक्शंस अलाउ करती है, ये सेफर साइड में होता है। ठीक है,
चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं हम। टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स इलीगल मेथड्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। एग्जैक्टली, टैक्स इवेजन का मतलब ही होता है इलीगल तरीके से टैक्स को बचाना, ठीक है, जैसे कैश इनकम को हाइड कर लेना, फेक डिडक्शंस क्लेम करना। इसलिए गवर्नमेंट पेनल्टी और प्रोसिक्यूशंस लगा सकती है। फिर टैक्स अवॉइडेंस रेफर्स टू अरेंजिंग फाइनेंस अफेयर विद इन द लॉ टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। टैक्स अवॉइडेंस में टैक्स पेयर लॉ के विद इन रहकर टैक्स को कम करता है। जैसे अगर कोई अगर कोई पर्सन जो है वो 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है अंडर सेक्शन 80C, तो उसकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाती है। सो ये कम्प्लीटली लीगल है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। फिर थर्ड में बोल रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस इज पनिशेबल अंडर लॉ इन द सेम मैनर एज टैक्स इवेजन। अब ये तो सही नहीं है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि टैक्स इवेजन का लीगल स्टेटस क्या होता है, इलीगल, पर टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल। टैक्स इवेजन के केस में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, टैक्स अवॉइडेंस में नहीं मिलेगी पनिशमेंट, क्योंकि टैक्स इवेजन तो बेसिकली एक फ्रॉड है, पर टैक्स अवॉइडेंस क्या है, एक लीगल प्लानिंग है। इसलिए टैक्स अवॉइडेंस जो है वो पनिशेबल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी इस वजह से। अब बोल रहे हैं बोथ टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। हाँ, ये तो अब सही है, दोनों केस में गवर्नमेंट को पोटेंशियल रेवेन्यू कम मिल रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक जगह आपका लीगल रिडक्शन है और एक जगह आपका इलीगल लॉस है, लेकिन गवर्नमेंट की रेवेन्यू दोनों की केस में कम ही हो रही है ना। तो इसलिए आपकी फ़िलहाल यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत रही, बाकी की 3 सही हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड में हमें पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पे। सो एक बार थोड़ा जीएसटी का क्विक रिकैप ले लेते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, 1 नेशन 1 टैक्स, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करना और कास्केडिंग इफेक्ट उसको रिमूव करना। कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। GST is a destination based tax on consumption of goods and services. Exactly, GST का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब टैक्स उस स्टेट को मिलता है जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होते हैं, ना कि जहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं। मान लो अगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में है पर जो बायर है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, तो टैक्स रेवेन्यू जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा, इसलिए जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। फिर बोल रहे हैं जीएसटी सबस्यूम सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रीवियसली लेवाइड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जीएसटी ने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। सो सेंट्रल टैक्स रिप्लेस कौन कौन से हुए हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और सेल टैक्स जो रिप्लेस हुए हैं वो है वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। इसलिए जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। जीएसटी इज लेवाइड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं ये गलत बोल रहे हैं। इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है, यहाँ सेंटर और स्टेट दोनों जीएसटी लेवाई करते हैं। सीजीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी गोज टू स्टेट गवर्नमेंट एंड आईजीएसटी गोज टू सेंटर। बाद में अगर कोई इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होती है तो उस केस में। सो फॉर एग्जाम्पल अगर गुड्स सेम स्टेट में सेल हो रहे हैं तो जीएसटी स्प्लिट हो जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर के उसमें 50-50, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पर। Input tax credit allows businesses to reduce tax paid on input from tax payable on output. This is true. देखो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये जीएसटी सिस्टम का बैकबोन है। इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। बिजनेस को रॉ मटेरियल खरीदते वक्त टैक्स पे करता है, ठीक है ना। वो टैक्स फाइनल टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट कर सकता है वो। मान लो उसने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का प्लस 18 का जीएसटी, ठीक है, ये परचेज़ के वक्त। फिर अब जब वो सेल कर रहा है तो उसने उसे बेचा कितने में, 200 में बेचा और 36 का जीएसटी कलेक्ट कर लिया। सो बिज़नेस को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये 36 और 18 इन दोनों को माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगी 18 आ जाएगी ना, बस इसको पे करना है। सो इससे क्या हुआ, देखो डबल टैक्सेशन अवॉइड हो गया ना, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारे सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही गलत रहा, 1 to 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ फोर्थ में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अंडर जीएसटी। एक बार आईटीसी को दोबारा समझते हैं हम। आईटीसी जीएसटी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो टैक्स बिजनेस रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त पे करता है
उस टैक्स को फाइनल टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट कर सकता है। इसे टैक्स ऑन टैक्स वाला सिस्टम, कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो अवॉइड हो जाता है। ठीक है, आइए स्टेटमेंट देखते हैं। ITC कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ द टैक्स पेयर पोजेसेस अ वैलिड टैक्स इनवॉइस। बिल्कुल सही बात है। GST लॉ के अकॉर्डिंग ITC क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या है कि वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा गुड्स या सर्विसेज रिसीव होने चाहिए, और सप्लायर ने GST रिटर्न फाइल किया हो। सो विदाउट इनवॉइस ITC क्लेम नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही बोल रहे हैं। ITC इज अलाउड इवन इफ द सप्लायर हैज़ नॉट पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं ना, ये GST के रूल के अकॉर्डिंग बायर ITC तभी क्लेम कर सकता है जब सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया हो। अगर सप्लायर टैक्स डिपॉजिट नहीं करता तो बायर का ITC ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ITC कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात है। GST का प्रिंसिपल है कि ITC सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए ही अलाउड है। अगर गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए परचेज किए गए हैं तो ITC अलाउड नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आपने पर्सनल कोई गाड़ी खरीदी है तो उस केस में आपको ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, ITC हेल्प्स अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस। बिल्कुल, अभी हमने ये पढ़ा। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। तो देखो, विदाउट ITC के केस में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर टैक्स दे रहा है, फिर होलसेलर टैक्स पे करेगा, प्राइस जितना है वो प्लस जो पीछे उसने टैक्स चार्ज किया वो, फिर रिटेलर जो है दोबारा से टैक्स पे करेगा। अल्टीमेटली इन सारे टैक्सेस से क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, प्राइस है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो GST में ITC अलाउ होने की वजह से जो डबल टैक्सेशन है वो अवॉइड होने लग गया। ठीक है, सो ओनली 2 इज़ रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम टैक्स रेवेन्यू के कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है टैक्स रेवेन्यू, एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ये 2 हिस्से होते हैं रेवेन्यू के। टैक्स रेवेन्यू वो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है, वो टैक्स से जो इनकम आती है वो टैक्स रेवेन्यू। टैक्स को छोड़ के बाकी सारी जगह से जो रेवेन्यू आती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो हमें पता है इनकम टैक्स, GST और कस्टम ड्यूटी हो जाता है। नॉन टैक्स में क्या आ जाता है? आपका फ़ी, फाइन या कोई इंटरेस्ट रिसीप्ट, ये सब कुछ। ठीक है, आइए अब स्टेटमेंट देखते हैं। टैक्स रेवेन्यू फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट की इनकम का लार्जेस्ट सोर्स टैक्स रेवेन्यू होता है। इंडिया में मेजर टैक्स कौन से हैं? इनकम टैक्स, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। सो ये स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स इनकम टैक्स, GST, कस्टम, हाँ यही तो अभी हमने बोला ना। सो ये सब टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट्स हैं। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बाकी GST और कस्टम ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर बोल रहे हैं बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड एज टैक्स रेवेन्यू। नहीं, ये सही नहीं है। बोरोइंग्स टैक्स रेवेन्यू नहीं होती। बोरोइंग्स को क्लासिफाई किया जाता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। जैसे मान लो आपने मार्केट बोरोइंग की या RBI से लोन ले लिया या कोई एक्सटर्नल लोन लिया। ठीक है, सो ये सारे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है। टैक्स रेवेन्यू डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू। टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को रीपे नहीं करना पड़ता है। अगर सरकार ने मान लो 100 करोड़ का टैक्स कलेक्ट किया तो इसको किसी को ये रिटर्न नहीं करना होता है। सो ये नॉन डेट रिसिप्ट है। हाँ, वो इस पैसे को कोई अच्छी जगह, कोई फ्रूटफुल जगह पे ज़रूर यूज़ करेगा, बट एज सच ऐसा कुछ नहीं कि वो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, सो ओनली अवर थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो 1 to 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सो देखो, टैक्स सिस्टम जनरली 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है रिग्रेसिव। सो प्रोग्रेसिव मतलब इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट बढ़ता है, प्रोपोर्शनल मतलब सेम टैक्स रेट फॉर एवरीवन, और रिग्रेसिव मतलब पुअर लोग प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इम्प्लाइज दैट टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। एग्जैक्टली, मान लो आपकी 5 लाख इनकम है तो टैक्स रेट 5% रहेगा, 10 लाख है तो 20% रहेगा, 20 लाख है तो 30% रहेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इनकम बढ़ी तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा। फिर बोल रहे हैं इट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्रोग्रेसिव टैक्स का पर्पज़ होता है रिच लोग रिलेटिवली ज़्यादा टैक्स पे करें, इससे गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फंड कर सकती है।
फिर बोल रहे हैं इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एवरीवन पेज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एज अ टैक्स। नो, यहाँ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होता है, मतलब सब लोग 10% टैक्स पे करेंगे, ठीक है। नाउ इनकम टैक्स इज जनरली कंसीडर्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स, बिल्कुल करेक्ट। इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम है, इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो सिर्फ आपकी थर्ड ही स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स इंसिडेंस। सो टैक्स इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स किस पर पड़ रहा है। जैसे जीएसटी टेक्निकली सेलर पे करता है, लेकिन एक्चुअल बर्डन कौन बियर कर रहा है, कंज्यूमर बियर कर रहा है ना। आइए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। टैक्स इंसिडेंस रेफर्स टू द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही बात है। इम्पैक्ट मतलब इनिशियली टैक्स किस पर लग रहा है, और इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन किस पर पड़ता है, ठीक है। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑलवेज बियर्स द टैक्स बर्डन, नहीं ये सही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में सेलर गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, लेकिन शिफ्ट वो कंज्यूमर पे कर देती है। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस द बर्डन में बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर, यस। जैसे पेट्रोल का टैक्स, पेट्रोल टैक्स इंक्रीज हो गया तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी पेट्रोल पे, तो पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट्स टैक्स इंसिडेंस, एग्जैक्टली। इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर डिमांड इन इलास्टिक हो तो कंज्यूमर टैक्स बर्डन ज़्यादा बियर करते हैं, और अगर सप्लाई इन इलास्टिक हो तो प्रोड्यूसर बर्डन बियर करते हैं, ठीक है। सो 1, 3 and 4 सिर्फ ये सही है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कस्टम्स ड्यूटी। सो कस्टम्स ड्यूटी इंटरनेशनल ट्रेड टैक्स होता है, गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने पर ये लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कस्टम ड्यूटी इज लेवाइड ऑन गुड्स इंपोर्टेड ऑन टू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री। सो बिल्कुल सही बात है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी यही कहलाती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, एग्जैक्टली ये भी सही बात है, गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू मिलता है कस्टम्स से भी। कस्टम्स ड्यूटी कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टूल टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये भी बिल्कुल सही है। अगर इंपोर्टेड गुड्स पर हाई ड्यूटी लगाई जाए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, चीप चाइनीज प्रोडक्ट पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है ना। तो स्टेटमेंट नंबर 4 बोल रहा है कस्टम ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं नहीं नहीं, कौन कलेक्ट करता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है थ्रू CBIC। CBIC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। सो हमारी सिर्फ 4th वाली स्टेटमेंट गलत हुई, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ 9th में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके अंडर हुई थी ये इस्टेब्लिश। आइए स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स टैक्स रेट्स एंड एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी काउंसिल ही यही करता है, टैक्स रेट बताएगा, एग्जाम्पशंस किस पे लगेंगे, जीएसटी के लॉज, ये सब जीएसटी काउंसिल का ही काम होता है। इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल चेयरपर्सन जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है। इट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, बिल्कुल ये भी सही है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन MOS मिनिस्टर्स और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। अब 4th में बोल रहे हैं इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग विदाउट एनी वोटिंग प्रोसेस, नहीं ये गलत है, जीएसटी काउंसिल में वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। सेंटर के पास 1/3 वेट होता है और स्टेट्स टुगेदर दे फॉर्म 2/3 ऑफ द वेट। सो डिसीजन के लिए 75% मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो ओनली 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम जिस पर एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। आइए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर अलाउइंग परमिसिबल डिडक्शंस। सो बिल्कुल सही बात है। मान लो आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो है 10 लाख, अब जो आपकी डिडक्शंस हैं वो है मान लो 1.5
5 lakhs अंडर 80C वगैरह वगैरह की, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी मानी जाएगी इन दोनों को माइनस करके, तो वो जाएगी 8.5 lakhs। ठीक है, सो डिडक्शंस को, परमिसिबल डिडक्शंस को अलाउ करने के बाद जो निकलती है वो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है। फिर बोल रहे हैं ऑल रिसिप्ट्स ऑफ अ पर्सन आर ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। नहीं नहीं नहीं, कुछ इनकम एग्जम्प्ट भी होती है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, कुछ अलाउंस या कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स, वो सारी मना होती हैं, उन पे नहीं लगता है टैक्स। एग्जम्प्ट इनकम्स आर एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। हाँ बिल्कुल, एग्जम्प्ट इनकम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होती है। टैक्सेबल इनकम डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बिल्कुल, टैक्स स्लैब अप्लाई इन टैक्सेबल इनकम के ऊपर होता है। सो ये बिल्कुल सही है, सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम इनकी। कैपिटल गेन्स अराइज फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैपिटल गेन्स तब होता है जब कोई कैपिटल एसेट जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, गोल्ड, ये सब ट्रांसफ़र या सेल होते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कैपिटल गेन्स टैक्स इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये भी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट टैक्स जो सीधा टैक्स पेयर देता है इनकम टैक्स की तरह, बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर बोल रहे हैं बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में बी टैक्स्ड। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STCG, LTCG दोनों पर टैक्स लगता है, रेट अलग अलग होते हैं इनके। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैपिटल गेन्स अराइज फ्रॉम ओनली फ्रॉम द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज रॉन्ग, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि शेयर्स, बॉन्ड, गोल्ड, इन सब पर भी कैपिटल गेन होता है। ठीक है, सो हमारी सिर्फ फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत रही, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 12th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इस पे देखते हैं। TDS इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस एट द सोर्स ऑफ इनकम। दिस इज करेक्ट। इनकम जनरेट होते समय टैक्स काट लिया जाए वो कहलाया जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। द पर्सन मेकिंग पेमेंट डिडक्ट्स टैक्स बिफोर पेइंग द टैक्स अमाउंट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एम्प्लॉयर या फिर सेंडर जो भी है वो पहले टैक्स काटता है, फिर जो बैलेंस होता है वो अमाउंट देता है। जैसे अगर आपकी लॉटरी भी लगती है ना, तो मान लो आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो आपको 1 करोड़ सीधा नहीं मिलेगा, पहले TDS काटा जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको मिलेगा। TDS हेल्प्स द गवर्नमेंट रिसीव टैक्स रेवेन्यू थ्रू आउट द ईयर। दिस इज ऑल्सो ट्रू, गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम मिलती रहती है, लंप सम नहीं मिलती है। ठीक है, सो TDS अप्लाइज ओनली टू सैलरी इनकम। नहीं, TDS सैलरी के अलावा इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, इन सब पर भी लागू होता है। सो ये गलत होगी स्टेटमेंट। सो ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 13th में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्स प्लानिंग। इस पे बेस्ड स्टेटमेंट है। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स लेजिटिमेट अरेंजमेंट्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट। लीगल तरीके से टैक्स बचाना इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल अंडर टैक्सेशन लॉ। नहीं, इलीगल नहीं बल्कि ये अलाउड है, क्योंकि आप जो है वो तरीके आजमा रहे हो जो बिल्कुल ही खुद ही मतलब लूप होल्स दिए गए हैं आपको। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज़ ऑफ डिडक्शन, एग्जम्पशंस एंड रिबेट। एग्जैक्टली इस तरह से हम बचाते हैं। सो जैसे ATC, ATD वगैरह वगैरह, इन सेक्शंस का यूज़ करके हम अपनी टैक्स को प्लान कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन मीन द सेम थिंग। नहीं 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 नहीं, टैक्स प्लानिंग तो लीगल है, टैक्स इवेजन इलीगल है, वो फ्रॉड है। ठीक है, सो आपकी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बस ये दो ही सही हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। नाउ 14 में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST कंपनसेशन टू स्टेट्स। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉस ड्यू टू GST इम्प्लीमेंटेशन। ये बिल्कुल करेक्ट है। GST आने के बाद स्टेट्स को लॉस हो सकता था, इसीलिए कंपनसेशन का प्रावधान दिया गया था। कंपनसेशन वॉज गारंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बिल्कुल 5 साल का था, 5 साल तक गारंटी थी इसकी कंपनसेशन की, 2017 से 2022 तक। ठीक है, कंपनसेशन इज़ फंडेड थ्रू GST कंपनसेशन सेस। बिल्कुल, लग्जरी या सिन गुड पर सेस लगाकर फंड किया जाता था इसको। फिर इट इज़ पेड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू द सेंटर। ये गलत है, ये बेसिकली उल्टा है, सेंटर स्टेट को देता है ये। ठीक है,
तो ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ 15th में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स रिबेट एंड टैक्स क्रेडिट। तो पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। टैक्स कैलकुलेशन जनरली 3 स्टेजेस में होती है। एक क्या होता है, सबसे पहले इनकम कैलकुलेशन, फिर आती हैं डिडक्शंस, फिर आती है टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस्ड थ्रू रिबेट्स या फिर क्रेडिट्स। ठीक है, जिसमें टैक्स रिबेट का मतलब होता है डायरेक्ट रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी 20,000 थी, तो रिबेट जो है आपको 12,500 का मिल जाएगा। सेक्शन 87A का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो आपका फाइनल टैक्स निकल कर आ जाएगा। और टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि ऑलरेडी पेड टैक्स को एडजस्ट करना, जैसे मान लो TDS, एडवांस टैक्स या फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ज़रा इन स्टेटमेंट से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। टैक्स रिबेट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी डायरेक्टली, बिल्कुल रिबेट डायरेक्टली टैक्स पेएबल अमाउंट को कम कर देता है, बिल्कुल फ्लैट। टैक्स क्रेडिट ऑल्सो रिड्यूसेस द टैक्स पेएबल लायबिलिटी, बिल्कुल टैक्स क्रेडिट भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 की थी, TDS आपको 30,000 का क्रेडिट मिल गया, तो फाइनल टैक्सेबल पेएबल टैक्स जो है वो आपका 20,000 रह जाएगा। बोथ रिबेट एंड क्रेडिट रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। अब ये गलत है, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रैप है। देखो जो डिडक्शन है वो टैक्सेबल इनकम पर लगता है, उसको रिड्यूस करता है डिडक्शन। जो रिबेट है वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, और जो टैक्स क्रेडिट है वो टैक्स पेएबल को रिड्यूस करता है। याद रखना, ये दोबारा सुनो, भले ही आप लिख लो इसको। डिडक्शन रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम, रिबेट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स क्रेडिट रिड्यूस टैक्स पेएबल। ठीक है, तो इसमें बच्चा फंस जाता है। 4th स्टेटमेंट में बोल रहे हैं टैक्स क्रेडिट में अराइज फ्रॉम टैक्सेस ऑलरेडी पेड, बिल्कुल जैसे मान लो TDS आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, एडवांस टैक्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये ऑलरेडी पेड है। सो ये सब ऑलरेडी पेड टैक्स होते हैं, सो इसलिए एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारा सिर्फ 3rd स्टेटमेंट गलत रहा है, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर हेयर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो देखो टैक्सेस जो गुड्स पर ना 2 तरह से लग सकते हैं, एक तो है एड वैलोरम टैक्स, एक है स्पेसिफिक टैक्स। अब एड वैलोरम टैक्स क्या होता है कि वैल्यू के बेसिस पे टैक्स लगना, और स्पेसिफिक टैक्स मतलब क्वांटिटी या वेट के बेसिस पे टैक्स लगना। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। एड वैलोरम टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड, बिल्कुल जैसे मान लो GST जो है 18% ऑफ प्राइस पे लगेगा, तो प्राइस बढ़ेगा तो टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फिर बोल रहे हैं स्पेसिफिक टैक्सेस आर बेस्ड ऑन क्वांटिटी और वेट ऑफ गुड्स, बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 10 रुपये पर लीटर पेट्रोल टैक्स लगेगा और 5 रुपये पर केजी शुगर टैक्स लगेगा। सो ये फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट पे हिसाब से होता है। फिर GST इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एड वैलोरम टैक्सेस इन मोस्ट केसेस, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट GST रेट्स जो है वो परसेंटेज बेस्ड ही होते हैं, जैसे 12%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो इसलिए GST मोस्टली एड वैलोरम टैक्स ही है। फिर बोल रहे हैं स्पेसिफिक टैक्सेस चेंज ऑटोमेटिकली विद प्राइस चेंज। अब ये सही नहीं है, स्पेसिफिक टैक्स तो फिक्स अमाउंट है, एड वैलोरम टैक्सेस जो है वो प्राइस चेंज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, पर जो स्पेसिफिक है वो फिक्स रहता है, प्राइस पर बढ़े या घटे ये टैक्स जो है वो सेम रहता है। अब जैसे 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से टैक्स लग रहा है, तो जो आपका प्राइस चेंज भी हो जाएगा, उसके बावजूद भी आपको 5 रुपये ही आपका स्पेसिफिक टैक्स रहेगा, तो ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, सो ओनली 4th वन इज रॉन्ग, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब 17th में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल टैक्सेशन। सो देखो याद रखना, डबल टैक्सेशन तब होता है जब इनकम पर 2 बार टैक्स लग जाए। जैसे एक पर्सन जो है फॉरेन कंट्री में अर्न कर रहा है, उस इनकम पर फॉरेन कंट्री टैक्स लगा देती है और होम कंट्री भी टैक्स लगा देती है, तो वो डबल टैक्सेशन होता है। स्टेटमेंट देखते हैं, डबल टैक्सेशन अकर्स व्हेन द सेम इनकम इज टैक्स्ड ट्वाइस। यस, यही इसकी डेफिनेशन है। इट में अकर इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये भी सही है, इंटरनेशनल बिजनेस में ये कॉमन होता है। मान लो कोई इंडिया का रेजिडेंट है जो USA में अर्न कर रहा है, तो उसको ये मार पड़ती है।
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स एम टू एलिमिनेट सच टैक्सेशन। अब ये भी सही है, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA है, इसका पर्पस होता है कि सेम इनकम पर डबल टैक्स अवॉइड करना। फिर डबल टैक्सेशन कैन अकर ओनली विद इन द सेम कंट्री। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट, मोस्ट केसेस में डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो फोर्थ वाली इज रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST रजिस्ट्रेशन। सो GST लॉ के अंडर कुछ बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ठीक है, याद रखना है इसको। अब स्टेटमेंट को देखो, बिजनेसेस क्रॉसिंग द प्रिस्क्राइब्ड टर्नओवर थ्रेशोल्ड मस्ट रजिस्टर अंडर GST। ये बिल्कुल करेक्ट है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स जनरली 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विसेज होती हैं। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इन मैनी केसेस। ये भी बिल्कुल सही है, अगर बिजनेस इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो यूजुअली GST रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी हो जाता है। फिर बोल रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्स अ GST इन। सो ये भी बिल्कुल सही है, GST रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है GST इन, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 डिजिट्स का यूनिक नंबर होता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं GST रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल फॉर ऑल बिजनेसेस रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। अब ये तो बिल्कुल ही गलत बोल दिया ना, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए या इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है तो रजिस्ट्रेशन जो है आपकी वो मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। सो 1 2 3 ही सही है बस हमारे। फिर 19th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेबल इवेंट्स इन GST। सो GST लॉ के अंडर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? सप्लाई। अर्लियर केसेस में क्या कहते हैं, एक्साइज टैक्स के केस में टैक्सेबल इवेंट होती थी मैन्युफैक्चर, वैट के केस में टैक्सेबल इवेंट होती थी सेल, पर GST के अंडर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? सप्लाई, ठीक है, याद रखना है इसको। स्टेटमेंट 1, द टैक्सेबल इवेंट इज़ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। बिल्कुल यही अभी हमने पढ़ा, यही कोर कंसेप्ट है इसका। GST इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर द लॉ। बिल्कुल GST लॉ में टाइम ऑफ सप्लाई रूल्स डिफाइन किए गए हैं, इसी के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स अलोन इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर GST। नहीं, ये गलत बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल इवेंट एक्साइज ड्यूटी में है, GST में नहीं। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फॉल अंडर GST फ्रेमवर्क। दिस इज करेक्ट, GST का फुल फॉर्म ही यही होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो तो उसके अंदर होएगा ही ना। नाउ अच्छा, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत थी, तो A ऑप्शन विल बी द आंसर। चलिए अब इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्स बॉयंसी। सो इसका टैक्स बॉयंसी क्या मेजर करता है? इकोनॉमी ग्रो होने पर टैक्स रेवेन्यू कितनी स्पीड से बढ़ती है, ठीक है। स्टेटमेंट्स देखते हैं। टैक्स बॉयंसी मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू चेंजेस इन GDP। बिल्कुल दिस इज करेक्ट। टैक्स बॉयंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन GDP, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाई टैक्स बॉयंसी इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन रिलेटिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी बिल्कुल सही है, अगर GDP 10% ग्रो करे और टैक्स रेवेन्यू 15% ग्रो करे तो टैक्स बॉयंसी आपकी क्या कंसीडर की जाएगी? हाई। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं टैक्स बॉयंसी रिफ्लेक्ट्स इफिशियंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। सो ये भी सही है, हाई बॉयंसी इंडिकेट करता है एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, टैक्स बॉयंसी इज अनरिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ये गलत हो गया, टैक्स बॉयंसी डायरेक्टली GDP ग्रोथ से ही लिंक्ड होती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे गलत हो गया। सो 1 2 3 ही सही है, सो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। All right, so that was all for today's class. Do let me know how much information you gained from today's session. Also, for any specific doubt, do let me know in the comment section. We will meet tomorrow with the new topic. Till then, take care and happy learning.